तो डीज़ल गाड़ी और इसमें आपको 4 किलोमीटर की माइलेज का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एडोनॉक्स जो इस गाड़ी में है वो कंप्लीट वर्थलेस है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्लैक गाड़ी है, आपने अगर घर से निकाली, आप 1 किलोमीटर तक भी इसको चला लोगे ना, तो ये पूरी डस्ट वगैरह से भर जाती है और इसमें डस्ट विजिबल हो जाती है। बताता हूँ, जो आपको एक फीलिंग इस गाड़ी में मिलेगी ना, वो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी। वो क्या है, आप बड़े आराम से इसका दरवाज़ा खोलते हो, रीज़न से बंद पड़ा है, आप बहुत बुरी तरीके से फँस जाएँगे क्योंकि 2 टन की गाड़ी को आप धक्का नहीं लगा सकते। गाड़ी को बहुत प्यार से चलाइए, सेफ़ली चलाइए, आप हमेशा सेफ़ रहेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि अगर आप एक अच्छी एसयूवी देख रहे हैं, बहुत रगेड और बहुत रोबस्ट एसयूवी देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि वो लोग जो सोच रहे हैं इस गाड़ी को लेने के लिए, उन तक मैं अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। इस गाड़ी को 1 साल हो गया है और इस गाड़ी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 अप्रैल 2024 और ये 1 साल चल चुकी है गाड़ी और मैंने इसको 10,000 प्लस चला लिया है गाड़ी। अभी ये अप्रॉक्सिमेटली 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने इसको पहाड़ों पे चलाया है, सिटी में चलाया है, हाईवेज़ पे, एक्सप्रेसवेज़ पे और ऑफ-रोडिंग भी करी है, सब कुछ करा है। तो मेरे पास पूरा का पूरा डिटेल इसका है बताने के लिए आपको और मैं अपना एक्सपीरियंस अपना सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला मेरा रीज़न था इस गाड़ी को लेने का क्योंकि ये बहुत ही रगेड और स्ट्रॉन्ग एसयूवी है। 2 लीटर का इसका इंजन है, 380 न्यूटन मीटर्स की इसकी टॉर्क है, लेदर ऑन फ्रेम चेसी है और इसकी रियर व्हील ड्राइव है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत रफ एंड टफ है और इसको आप कहीं पे भी चला सकते हो। इस गाड़ी को सड़क की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके जैसे कोई भी एरिया है जहाँ पे सड़क टूटी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या रोड्स नहीं हैं, वहाँ पे गाड़ी को बहुत आराम से आप चला सकते हो और बहुत कॉन्फिडेंस से चला सकते हो। छोटे-मोटे गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं या समझ लो सड़क पूरी ही गायब है, ये गाड़ी बहुत आराम से वहाँ से निकलती है। फ्रेंड्स, इस अगर गाड़ी की माइलेज की बात करें तो ये डीज़ल एंड पेट्रोल दोनों में आती है। तो मैंने अपनी कैलकुलेशंस टैंक टू टैंक इन दोनों गाड़ियों पे करी है और मेरी जो कैलकुलेशंस मैंने करी थी वो स्पीति के ट्रिप पे करी थी, जो कि 1700 किलोमीटर के आसपास का ट्रिप था हमारा और डीज़ल और पेट्रोल गाड़ियाँ जो हैं दोनों हमने साथ-साथ ही चलाई हैं, टॉप अप्स भी साथ-साथ ही कराए हैं। तो इसकी जो माइलेज है, पेट्रोल गाड़ी की जो माइलेज मेरे को पूरे रूट की मिली है वो 10 की मिली है और जो डीजल गाड़ी है उसकी आई है 14 की। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 4 किलोमीटर पर लीटर का ही डिफरेंस आया है। हाईएस्ट एवरेज जो डीजल गाड़ी की गई है वो गई है 18 की और इसकी जो हाईएस्ट गई है वो गई है 13 किलोमीटर पर लीटर की। लोएस्ट माइलेज जो गई है इसकी गई है 8 की और डीजल गाड़ी की गई है 11 की। तो आप ये बहुत आराम से कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप पेट्रोल और डीज़ल में गाड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो डीज़ल गाड़ी और इसमें आपको 4 किलोमीटर की माइलेज का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी है या डीज़ल गाड़ी लेनी है, तो मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में आपको बहुत उलझाऊँगा नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आपको गाड़ी घर खड़ी करने के लिए चाहिए, आपको लॉन्ग रन के लिए रखनी है, आपको 15 साल तक गाड़ी रखनी है और आपकी रनिंग पूरे साल की 11,000 12,000 से ज़्यादा की नहीं है, तो आप पेट्रोल गाड़ी आराम से ले सकते हैं और इसका मैं आपको खर्चा बताता हूँ। ये पूरे साल का आपका अगर आपने 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी चलाई, तो 95,000 से 1 लाख से ज़्यादा का पेट्रोल आपका नहीं यूज़ होगा इसमें, कम ही लगेगा। डीज़ल गाड़ी लेने का आपका पर्पस तब होगा जब आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी है, डेली आप ऑफ़िस जाते हैं, आपको डेली यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए और उसमें आपकी 15,000 20,000 कितनी भी चल सकती है पूरे साल की। तब आप डीज़ल गाड़ी लीजिए क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप उस गाड़ी को चला-चला के आप उसको वसूल लोगे। तो ये जो दिल्ली एनसीआर में 10 और 15 इयर्स का रूल लगा है ना, इस रूल की वज़ह से हम लोग अगर डीज़ल गाड़ी आज लेते हैं, तो 10 साल के बाद हमें वो हटानी पड़ेगी और उसकी जो वैल्यू है वो प 5-6 साल के बाद गिरने लग जाएगी। तो पेट्रोल गाड़ी में ये है कि आप बहुत लंबे टाइम तक उसको रख सकते हो। तो अगर यूसेज बहुत कम है, महीने में 4 दिन गाड़ी निकालनी है, तो आप ये लो, डेली यूज़ के लिए नहीं है। मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास एक और गाड़ी है स्विफ्ट। ये गाड़ी मेरी सेकेंडरी गाड़ी है। स्विफ्ट जो है मेरी डेली यूज़ के लिए है, हम डेली उसको चलाते हैं, खूब चलती है गाड़ी वो। और अच्छी बात ये है कि इसकी और उसकी एवरेज को अगर मैं बैलेंस करूँ ना, तो वो वाली गाड़ी की एवरेज मुझे आती है 19.5 की स्विफ्ट की।
सिटी के अंदर। और अगर उसको मैं बहुत ट्रैफिक जैम गंदे से गंदे ट्रैफिक जैम में भी चलाऊँगा ना, 16.5 से कम की एवरेज नहीं आती। तो मैं डेली यूज़ के लिए स्विफ्ट यूज़ करता हूँ, और ये वाली गाड़ी यूज़ करते हैं हम वीकेंड्स पे, क्योंकि वीकेंड्स पे दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक कम होता है और हम हाईवेज़ पे ही इसको चलाते हैं। तो इसकी जो एवरेज अगर जैसे मेरे को 8, 9, 10, 11 की जो मिलती है, वो मेरी काउंटर बैलेंस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके बॉडी रोल की। देखो, इसमें बॉडी रोल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इसको सेडान एंड हैचबैक से कंपेयर कर रहे हैं बॉडी रोल के लिए, तो कंपैरिजन ही गलत है। वो गाड़ियाँ जो होती हैं, वो होती हैं पूरी मोनोकॉक चेसी में, एक ही चेसी में पूरी गाड़ी बनी होती है, और बहुत ग्राउंड से मतलब लेवल उसका बहुत नीचे होता है। ये गाड़ियाँ क्योंकि एक लेडर ऑन फ्रेम चेसी है, एक चेसी है, उसके ऊपर गाड़ी बनी होती है, जैसे ट्रक और बस होते हैं, तो गाड़ी काफ़ी ऊँची होती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास काफ़ी ऊँचा होता है, तो जब गाड़ी थोड़ा बहुत इधर-उधर टर्न्स लेती है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा मूव करती है। तो वो कोई डिफेक्ट नहीं है, वो इसका डिज़ाइन का ही पार्ट है। इसका आप ये कर सकते हैं कि जब आप शार्प टर्न्स लेते हैं, या बहुत जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो आप बहुत तेज़ टर्न्स मत लीजिए। अगर आप तेज़ स्पीड में टर्न नहीं लेंगे, तो बॉडी रोल का इफ़ेक्ट है बहुत कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर ये गाड़ी जो है बॉक्सी डिज़ाइन है, इसमें एरोडायनामिक्स नहीं होता अच्छा, ये गाड़ियाँ हाई स्पीड के लिए नहीं बनी होती। ये आपकी ऑफ रोडिंग और रफ टेरेन पे चलाने के लिए होती हैं। आप इसको आराम से क्रूज़ कर सकते हैं 100-120 तक। जितनी यहाँ पे इंडिया में हमारे स्पीड लिमिट्स अलाउड हैं, हर हाईवे पे, हर जगह पे बोर्ड लगे होते हैं, आप उतनी पे ही चलाओ या उससे कम पे चलाओ। आप हमेशा सेफ रहोगे, क्योंकि आजकल देखने में ये पैटर्न आ रहा है कि जो भी बंदा मुझे मिलता है कहता है मेरा चालान कट गया। मैं यहाँ पे गया, मैं नैनीताल गया, मसूरी गया, मेरा चालान कट गया। तो जब आप स्पीड लिमिट के अंडर अगर आप गाड़ी चलाओगे, तो आप सेफ भी हो और आपका चालान भी नहीं कटेगा। और दूसरी बात ये है कि ये गाड़ियाँ बहुत ऊँची होती हैं, अगर हाई स्पीड पे अगर आपको सडन ब्रेक मारनी पड़ गई, तो थोड़ा-सा इनका बैलेंस वगैरह होता है, वो बिगड़ने का डर होता है। तो ऐसी नौबत ही मत आने दो आप कि आपको ऐसी ब्रेक लगानी पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ हाईवेज़ पे सुपर सेफ रहने के लिए, मैं क्या करता हूँ, इसका क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। क्रूज़ कंट्रोल में ये रहता है कि जैसे अगर 90 की स्पीड लिमिट लिखी है, तो मैं इसको 85 पे सेट कर देता हूँ, और 85 से ज़्यादा जाती नहीं है गाड़ी मेरी, आराम से चलती रहती है। तो उसमें चालान कटने का जो चांस है, वो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी सिटी ड्राइविंग और हाईवे ड्राइविंग की। तो आपको मैं बहुत इसमें मेन चीज़ें बताने वाला हूँ। सिटी के अंदर ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, भर-भर के पावर है। तो सिटी के अंदर आप इसको चलाते हो, तो आपको बहुत आराम रहता है, और सिटी में आप इसमें 7 लोगों को बिठा के शॉर्ट डिस्टेंस पे आप बहुत आराम से जा सकते हो, क्योंकि मैं इसमें 7 लोगों के साथ कभी हम पार्टी-वार्टी के लिए जाते हैं, तो हम जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये छोटी-सी बस है, आपकी लग्ज़री बस है, बिज़नेस क्लास की सीटें हैं इसके अंदर, ठीक है? हाईवे पे जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, तब मैं आपको यही बोलूँगा कि ये आप इसमें 4 लोग ही बिठा के ले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 5, क्योंकि लास्ट रो जो इसकी है ना, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ़ बच्चे बैठ सकते हैं, और अगर आपने इसमें 6 या 7 लोग बिठा लिया और आप सोचो मसूरी, नैनीताल आप जाएँगे, आप नहीं जा सकते। रीज़न बीइंग कि जो इसमें आपका जो लास्ट रो के पीछे जगह है, वो बहुत कम है, बहुत छोटी जगह है। तो वहाँ पे अपना लगेज आप ले जा नहीं सकते, और उसके लिए आपको इसमें कैरियर की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, तो आप 4 या 5 लोगों से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। आपको लास्ट रो आपको रिज़र्व रखनी होगी सामान और लगेज रखने के लिए। और फ्रेंड्स, इसके बारे में एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो डार्क कलर है, ये मेंटेनेंस में बहुत एक्सट्रीमली हाई होता है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्लैक गाड़ी है, आपने अगर घर से निकाली, आप 1 किलोमीटर तक भी इसको चला लोगे ना, तो ये पूरी डस्ट वगैरह से भर जाती है, और इसमें डस्ट विज़िबल हो जाती है। तो ब्लैक का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है, और इस गाड़ी पे मैंने कुछ नहीं करवाया, ये स्टॉक गाड़ी है, ना पीपीएफ कराता हूँ इसमें मैं, ना मैंने सेरेमिक कोटिंग, मैंने कुछ नहीं कराया। ये बस एकदम पानी से वॉश होती है गाड़ी, और वीक में 1 बार मुझे करना पड़ता है इसको वॉश। तो ये गाड़ी आप जब भी घर से निकालोगे, बहुत डस्ट वगैरह इसमें आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ब्लैक कलर की कलर्स के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप मेरा देख सकते हैं। सारे कलर्स के बेनिफिट्स वगैरह और एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इसका स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि इसकी मेंटेनेंस एक्सट्रीमली हाई है, और गर्मियों में ये गाड़ी बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत एक्सट्रीम, इतनी गर्म होती है कि अगर आपने इसके बोनेट के ऊपर हाथ भी लगा दिया ना, तो आप एकदम से पीछे करोगे झटके से, कि इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी जो है वैल्यू फॉर मनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं किसी एसयूवी में, इसके प्राइस रेंज में, इसके प्राइस ब्रैकेट में। इस प्राइस ब्रैकेट में और कोई गाड़ी आपको मिलेगी ही नहीं। अब मैं आपको थोड़ी-सी नेगेटिव चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें नेगेटिव चीज़ें ना हो। 1 साल तक मैंने गाड़ी चलाई है, तो मुझे एटलीस्ट बारीकियाँ तो उसकी पता चल गई हैं। तो अब आपको मैं इसकी बारीकियाँ बताता हूँ। सबसे पहले इसकी जो प्रॉब्लम है, वो है इसका जो मेजर है एडोनॉक्स का। एडोनॉक्स जो है, कभी चलता ही नहीं है। इसका की प्रॉब्लम ये है कि जब-जब मुझे ज़रूरत पड़ी है कि मैं एडोनॉक्स यूज़ करूँ, वो तभी नहीं चला है। तो मेरे हिसाब से जब वो मुझे ज़रूरत है और वो चल ही नहीं रहा, तो फिर मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है उसका।
होता क्या है कि जैसे किसी ओपन पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी है और मैं इसको एडेनॉक्स से मैं ढूँढ रहा हूँ गाड़ी कहाँ है। ये गाड़ी कनेक्ट ही नहीं होती, तो चलेगा ही नहीं। इसके पीछे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो इसका बैकबोन है, इसका जो मोबाइल नेटवर्क है, वो इतना घटिया है कि वो चलता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से एडेनॉक्स जो इस गाड़ी में है, वो कंप्लीट वर्थलेस है, वो आपका चलेगा ही नहीं। तो फिर आप जब एडेनॉक्स लेके आप खुश होते हो, तो कोई खुशी होने की बात ही नहीं है उसमें खुश होने की, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, ठीक है? इसका रिन्यूअल की डेट आई थी, तो मैं सोच रहा था कि इसको रिन्यू ना कराऊँ। ये तो ऐसा है कि ₹500 भी मैं रिन्यू ना कराऊँ। अब क्योंकि कभी-कभी गाड़ी आपको लाइव ट्रैक करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये होता है कि जब इसका एडेनॉक्स चलता ही नहीं है, तो फिर मुझे कहीं और बाहर से कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी। अब वो भी अगर लगाऊँगा तो 2 ढाई हज़ार तो वहाँ भी पे करने पड़ेंगे। इसका प्राइस जो था 5000 का है रिन्यूअल का, तो 2500 का इस पे वो डिस्काउंट आया हुआ था, तो मैंने इसको रिन्यू करा लिया। लेकिन मैंने करवा लिया फॉर द नेम सेक, लेकिन ये एक्चुअल यूज़ होता नहीं है कभी भी। एडेनॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आपका यूज़ ही नहीं होगा। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ज़ेड8 सेलेक्ट में क्या प्रॉब्लम है कि ज़ेड8 सेलेक्ट में एडेनॉक्स तो दे दिया है इन्होंने, लेकिन इसमें स्टार्ट बटन नहीं है। जब स्टार्ट बटन नहीं है, तो आप एडेनॉक्स से गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अब आप उसको प्रैक्टिकल आपको मैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस बताता हूँ। आप स्पीति में हो, डीज़ल गाड़ी है आपकी, -20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। आपको रात को एक बार 12-1 बजे ना आके गाड़ी को एक बार स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि वो गाड़ी ऐसा ना हो कि सुबह स्टार्ट ही ना हो। तो जब आप एडोनॉक्स यूज़ करके गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, स्टॉप ही नहीं कर सकते, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। और वैसे भी जो आप लाइव ट्रैकिंग करते हो और गाड़ी में अगर आपको हॉन्क करना है, पार्किंग लाइट ऑन करनी है, पार्किंग में ढूँढने के लिए, वो काम ही नहीं करेगा, तो फ़ायदा क्या है? 10 बार में से मैंने इसको यूज़ किया तो 2 बार ही चला है ये। तो आप देख लो कि इसका फेलियर रेट क्या है। दूसरा, मेरे घर की पार्किंग है बेसमेंट में, ठीक है? वहाँ पे मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ के अपने मोबाइल से अपने ऑफ़िस की कॉन्फ्रेंस कॉल वीडियो की मैं कर सकता हूँ, यूट्यूब के वीडियोज़ देख सकता हूँ। लेकिन ये गाड़ी कभी आज तक कनेक्ट नहीं हुई मेरी, 1 साल से कभी कनेक्ट नहीं हुई। तो मेरे लिए एडेनॉक्स जो है इसमें बिल्कुल नल ना के बराबर है ही नहीं मेरे लिए, ठीक है? तो एडेनॉक्स का इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, दूसरा इसका मैं आपको बताता हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम का। क्या होता है कि मेरी या तो किस्मत ख़राब है या बुरा टाइम चलता है। जब मैं किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है, ट्रैफ़िक जाम है और मुझे रूट नहीं पता कि अगले 1 किलोमीटर बाद राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है। जैसे कि शिमला में एकदम से टर्न्स आ जाते हैं, कभी राइट मुड़ना है, कभी लेफ़्ट मुड़ना है, मुझे रास्ते नहीं पता वहाँ के, ठीक है? तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका पूरा हैंग हो गया, एकदम से। मतलब ये समझ लो कि पूरा साल चलता रहा, वहीं हैंग हो गया एकदम से। तो क्या हुआ कि सब कुछ करके देख लिया मैंने गाड़ी को साइड पे भी लगाया, वहाँ पे किलोमीटर्स किलोमीटर्स तक आपको चलते रहना होता है, आप रोक नहीं सकते। साइड पे जगह देख के मैंने रोकी गाड़ी, चाबी निकाली, 2 मिनट वेट करा, चाबी डाली, नहीं चला वो। तो आपको ना ऐसी सिचुएशन कभी-कभी मिल जाएगी। 1-2 बार ऐसा और भी हुआ है कि मैं कहीं पे जाने के लिए घर से निकला, हाईवे एक्सप्रेसवे के बीच में हूँ और इंफोटेनमेंट सिस्टम एकदम हैंग हो गया। अब आपको कुछ पता ही नहीं करना क्या है, आपको जल्दी पहुँचना है कहीं पे और आप गाड़ी साइड पे लगा के आप 5 मिनट के लिए चाबी लेके जेब में रखो और फिर गाड़ी में बैठो, फिर ऑन करो, वो ऑन ही नहीं होगा। फिर क्या होता है कि आप छोड़ देते हो उसको, अब चलने दो। आप अब बताओ, आप इतनी महँगी गाड़ी लेके चला रहे हो, इसमें इंफोटेनमेंट है, जीपीएस है, मैप्स हैं, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा। 5-6 किलोमीटर चलाई, 10 किलोमीटर चलाई, आप कहीं रुक गए ढाबे पे, चाबी-वाबी निकाली, चाय-वाय पी, खाना खाया, बाद में बैठे गाड़ी स्टार्ट करी, सब कुछ चलने लग गया। तो ये जो सडन हैंग होता है ना, उसके बाद वो किसी भी हालत में रिज़्यूम नहीं होता। आप चाहे कितने भी अपने कपड़े फाड़ लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं चलेगा, ठीक है? तो एक बार और ऐसा हुआ था, उसमें क्या किया था कि मैंने अपना जो मोबाइल है, उसको आईफ़ोन है, उसको रीस्टार्ट किया, तो कनेक्ट हो गया। आप सब कुछ ट्राई कर लो, कभी हो गया, कभी नहीं हो गया, कभी चला, नहीं चला, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ना सॉफ्टवेयर की है, ये एक्चुअली इस गाड़ी में नहीं, दूसरी गाड़ियों में भी मेरे मेरे साथ होती है, स्विफ्ट में भी मेरे साथ होती है, तो इंफोटेनमेंट हैंग कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी हाई एंड गाड़ियाँ आप लेते हो और उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम एकदम जाम हो जाए, तो आप चलती गाड़ी में आप एकदम से बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके घर में 2 फ़ोन्स हैं, 2 ब्लूटूथ्स हैं, जैसे मेरी वाइफ़ के पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, हम दोनों ने इसको कनेक्ट करके रखा हो। ये इस गाड़ी की नहीं है, सब गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है। अगर हम दोनों एक साथ गाड़ी में घुसते हैं ना, तो जीपीएस का जो ये जो इंफोटेनमेंट का सिस्टम है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। उसको यही नहीं समझ आता कि किससे कनेक्ट करूँ, किसका छोड़ूँ, किसको कनेक्ट करूँ। वो किसी भी सिस्टम को कनेक्ट नहीं करने देता। तो ये प्रॉब्लम बहुत मेजर है। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, जब भी हम दोनों इकट्ठे गाड़ी के पास अप्रोच करते हैं, तो एक जना अपना जो टेम्परेरी अपना जो फ़ोन है ना, उसको एरोप्लेन मोड में डाल देता है। गाड़ी में बैठते हैं, मेरा जैसे ही कनेक्ट होता है, तो हम उसका दूसरे का एरोप्लेन मोड हटा देते हैं। तो यही एक सॉल्यूशन है जो मेरे को इसका वर्किंग लगता है। एक बंदा इंडिविजुअल आ रहा है, उसका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा, उसका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों एक साथ गाड़ी के पास आएँगे, नहीं चलेगा।
तो फ्रेंड्स इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो दूसरी एक और प्रॉब्लम है वो है ट्रैकिंग की प्रॉब्लम। जो ये ट्रैक करता है, पूरी हिस्ट्री बनाता है, ये कभी-कभी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है खा जाता है। तो हिस्ट्री आपके पास बनेगी ही नहीं कुछ दिनों की। तो जैसे मैं स्पीति गया था, तो आप देख सकते हैं कि स्पीति जो है उसमें बीच वाले कई ट्रिप्स हैं जिसमें इसने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सपोज़ करो कि अगर आपने इस किसी को गाड़ी दी अपनी चलाने के लिए और वो 4-5 दिन आपकी गाड़ी यूज़ कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा हिस्ट्री में कि वो गाड़ी कहाँ-कहाँ गई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे 29th की पूरी हिस्ट्री है इसमें बनी, वैसे ही और 3 दिन की भी होनी चाहिए थी। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा मार्च का ट्रिप था, उसमें 3-4 दिन की हमारी एंट्रीज़ ही गायब है, 25, 26, 27 की एंट्रीज़ ही गायब है, जब हम ताबो, काज़ा और नाको में से ट्रैवल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और है कि देखो ये गाड़ी तो इतनी आपकी हाई-फाई है, देखो इसमें आपका क्रोम है, सब कुछ है। एक चीज़ नेगेटिव और है इसमें कि देखो आगे तो इतनी सुंदर सी देखो एलईडी लाइट है, ठीक है? इतनी सुंदर, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है डिज़ाइन में। नीचे एलईडी है, ये तो इसका सिग्नेचर वो है, ठीक है? ये देखो एलईडी प्रोजेक्टर है, ठीक है? अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है मेरे लिए कि ये जो इसकी लाइट है ना पीछे की रिवर्स वाली, ये है दे रखी है हैलोजन की, ये देखो। और ये इतनी बुरी लगती है ना ये, तो अगर इस लाइट को भी एलईडी का कर देते ना अगर, तो गाड़ी में 4 चाँद लग जाते, क्योंकि इसकी गाड़ी में ना अंदर सब जगह एलईडी है। ये सारे अपने जितने भी ये हैं पीछे, ये सब एलईडी है, सब कुछ एलईडी है। लेकिन एक यही चीज़ है जो वहाँ पे, इसी को छोड़ के बस वही है जो एलईडी नहीं है। सनरूफ की बात है, सनरूफ जो आपको पता है इंडिया में किसी काम की नहीं है ये। बस ये है कि शाम के टाइम थोड़ा-सा आप इसको खोल लो, तो थोड़ा-सा आपको खुली-खुली सी लाइट आती है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, दिन में आप इसको खोल ही नहीं सकते। हम लोग हिल स्टेशन गए थे स्पीति, पूरे स्पीति के रूट पे हमने इसको बंद रखा था क्योंकि धूप से गाड़ी गर्म होती है। तो एक्चुअल में जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आप सनरूफ की वजह से गाड़ी ले रहे हैं, पैनोरामिक रूफ की वजह से गाड़ी ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन फीचर्स से ज़्यादा फ़ोकस करो गाड़ी के इंजन पे, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और उसकी कितनी रगडनेस है, अगर आप एसयूवी देख रहे हैं। ये छोटी-मोटी फीचर्स तो हर गाड़ी में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से आप डिसाइड मत करो आपको गाड़ी कौन-सी लेनी है। तो सर्विस और मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, इसकी 2 सर्विस मैं करा चुका हूँ। फर्स्ट सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपकी सिर्फ इंस्पेक्शन होती है, गाड़ी वॉश होती है। और जो सेकंड सर्विस है उसमें मेरी कॉस्ट आई थी 5000 रुपीज़ की, जिसमें जो बेसिक इसमें काम होते हैं वही हुए थे। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए नहीं बोला गया, ना फ़ोर्स किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर्विस की एक एक प्रॉब्लम आपको एक बता देता हूँ, जो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, वो है बहुत वहाँ पे हमेशा रश रहता है सर्विस सेंटर्स पे। तो सर्विस सेंटर्स पे आप ये कर सकते हैं कि आप वीकडेज़ पे जाइए, थोड़ा रश कम मिलेगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सब वहाँ पे अच्छे से होता है, अच्छे से आपसे बात करते हैं और सब कुछ आपको अच्छे से करके देते हैं। बाकी फ्रेंड्स इसमें जो मुझे अच्छा लगता है, इसका जो इंटीरियर है, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी फिनिश का है, प्रीमियम फिनिश का है। और ये कहीं से भी आपको कुछ चीप प्लास्टिक या कुछ ऐसा नहीं लगता। तो अंदर से बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और मेरी आप गाड़ी में देख सकते हैं 1 साल हो गया है। काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है मैंने। तो इसमें आपको कुछ भी, आपको ऐसा कोई डेंट या स्क्रैच वगैरह टच वुड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सँभल के चलाता हूँ इसको। और एक है कि इसको जो मैं भीड़-भाड़ में ले जाता ही नहीं हूँ। तो जब ये भीड़-भाड़ में चलेगी ही नहीं गाड़ी, तो चांसेस कम रहेंगे इसमें कुछ भी होने का। बताता हूँ, जो आपको एक फीलिंग इस गाड़ी में मिलेगी ना, वो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी। वो क्या है, आप बड़े आराम से इसका दरवाज़ा खोलते हो, ये पकड़ते हो और इसमें ऐसे ऐसे चढ़ के बैठते हो। तो ये चढ़ के बैठने वाली फीलिंग जो होती है ना, बहुत मज़ा आता है। तो ये है इसमें ख़ास बात। और कभी-कभी ट्रैफिक जाम होता है ना, तो मैं ऐसे खड़े होके यहीं से देख लेता हूँ आगे कितना जाम लगा है, पीछे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आपको उतरना नहीं पड़ता, यहीं से खड़े होके आप देख सकते हो इसी स्टेप के ऊपर। और यही स्टेप जो है आपको वॉशिंग में भी बहुत हेल्प करता है। यहाँ पैर रखा, इसको पकड़ा, इस टायर पे खड़े हुए और यहाँ पे पूरा हाथ आपका चला जाता है। तो वॉशिंग भी आपकी करनी बहुत आसान है। और दूसरा ये है कि फ्रंट में भी अगर आपको वॉश करनी है ना, आपको यहीं पे चढ़ के, यहाँ पे पैर रख के आप आराम से आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं कुछ छोटी-छोटी टिप्स देता हूँ, जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखो, क्या होता है कि हम लोग ये गाड़ी की चाबी जो है ना, अक्सर जेब में रखते हैं, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि आप गाड़ी के पास हो और आपकी जेब में चाबी है और किसी रीज़न से वो चाबी दब गई है, ठीक है? उसमें होगा क्या कि इसमें एक फ़ीचर है कि अगर आप इसका एक बटन दबा के रखोगे, तो इसका जो ये शीशा और वो है, ऊपर का जो सनरूफ है, वो खुल जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने इसको पॉकेट में रखा और आपकी पॉकेट किसी रीज़न से ये दब गई, तो ये अपने आप खुल जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं एक बार गया और कहीं पे किसी रेस्टोरेंट पे वापस आया तो देखा मैंने ये और वो ऊपर का खुल रखा है।
तो मैं एकदम घबरा के देख के मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो मुझे समझ आ गया कि पॉकेट में चाबी से ही ये खुल गया है और कोई ऐसा कोई वार्निंग आपको मिलती नहीं है कि आपको पता चल जाए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक, जैसे आप विंटर्स में जाते हैं, जैसे मैं विंटर स्पीति में गया था, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है ना, जैसे आपका -10 हो जाता है, तो आपको एक टिप मैं ये देता हूँ कि गाड़ी की चाबी जब भी आप यूज़ करना चाहें ना, सबसे पहले उसको आप अपनी बॉडी में रख अपनी मतलब पॉकेट-वॉकेट में रख लें, ताकि बॉडी की हीट से ना थोड़ी चाबी गर्म हो जाए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप इतनी ठंडी चाबी को आप गाड़ी के पास ले जाके उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, रिमोट से अनलॉक, वो होगी नहीं। क्योंकि जो इसकी बैटरी होती है एकदम ठंडी होके ना बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो उस केस में आपको थोड़ा-सा इसको वार्म करके रखना ज़रूरी है। तो बेस्ट है कि अपनी पॉकेट में रखो इसको, हमेशा वार्म रहेगी और आपकी चाबी लॉक अनलॉक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, एक टिप और मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी ह्यूज गाड़ी है 2 टन की। अगर आपका इसमें फ्यूल बहुत कम रह जाता है ना ड्राइविंग के दौरान, जैसे कि आपका 100 की रेंज रह गई, 70 की रेंज रह गई, आप इमीडिएटली इसकी रिफ्यूलिंग करा लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हाईवेज़ पे कई बार हम जाते हैं, फैमिली साथ में होती हैं, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, और कई बार होता है कि आप कहते हो कि चलो इसमें 50-60 की रेंज रह गई है, 40 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप आएगा। भगवान ना करे अगर उस पेट्रोल पंप पे आप पहुँचे और वहाँ पेट्रोल ही नहीं है या किसी रीज़न से बंद पड़ा है, आप बहुत बुरी तरीके से फँस जाएँगे, क्योंकि 2 टन की गाड़ी को आप धक्का नहीं लगा सकते। अननेसेसरी किसी को बुलाएँगे, हेल्प माँगेंगे, वहाँ इतना पैसा खर्चेंगे, तो बेटर है एक रूल बना लो, 100 से नीचे जाते ही आपको रिफिलिंग करानी है। स्पीति के ट्रिप पे भी आप देखना, मेरे वीडियोज़ में यही हुआ है कि काज़ा पहुँचने की तक मेरी गाड़ी में 30 किलोमीटर का ही पेट्रोल बचा था। किसी रीज़न से अगर वो पेट्रोल पंप बंद होता तो मैं फँस जाता। ठीक है? तो इसमें आप रिफिलिंग का बहुत ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि आप जब गाड़ी को हाई स्पीड पे टर्न लेते हैं ना, रबल स्ट्रिप्स आती हैं, वहाँ पे अगर आपने रबल स्ट्रिप पे अगर इसको तेज़ स्पीड में टर्न लिया ना, तो गाड़ी पीछे से 1 डेढ़ फुट खिसक जाएगी चलते में। 60-70 की स्पीड से आप गाड़ी को लेके जा रहे हैं और आपने टर्न लिया, 2 फुट खिसक जाएगी गाड़ी, ये आप ध्यान रखना। हाई स्पीड पे कभी आप इसको टर्न मत लेना, क्योंकि ये बॉक्सी डिज़ाइन है, लेदर ऑन फ्रेम है, इसका वेट ऊपर है, तो गाड़ी का बैलेंस बहुत जल्दी लूज़ होता है। गाड़ी को बहुत प्यार से चलाइए, सेफली चलाइए, आप हमेशा सेफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि अगर आप एक अच्छी एसयूवी देख रहे हैं, बहुत रगेड और बहुत रोबस्ट एसयूवी देख रहे हैं, तो आई थिंक इससे बेस्ट जो है वैल्यू फॉर मनी कोई नहीं मिलेगा आपको। कमियां हर चीज़ में होती हैं, अच्छाइयां हर चीज़ में होती हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको और कोई एसयूवी आपको नहीं मिलेगी। ये बेस्ट एसयूवी है, आप आराम से बिंदास सोच के लीजिए, और बस आपको सोचना ये है कि आपको पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है। पेट्रोल डीजल में भी अगर कन्फ्यूजन है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। कलर्स का भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को मैं स्पीति लेके जा चुका हूँ, 7 डेज़ का मेरा ट्रिप है। 7 डेज़ की एक सीरीज़ है मेरे पास, आप देखिए जाके, और देखिए हमने कैसे वहाँ गाड़ी चलाई है। और ये वीडियो जो है कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये एज़ अ ओनर मैं एक वीडियो अपना रिव्यू दे रहा हूँ, और अपना खुद के कमेंट्स हैं मेरे, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि वो लोग जो सोच रहे हैं इस गाड़ी को लेने के लिए, उन तक मैं अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि मैं इस गाड़ी के बारे में क्या सोचता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस गाड़ी को लेके, और मैं हर दिन इसको चला के बहुत एंजॉय करता हूं। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि जब ये सड़क पे निकलती है तो एक आपको अलग ही एक राजा वाली फीलिंग आती है, और आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप सड़क पे जो है रूल कर रहे हो। तो गाड़ी बनी ही ऐसी है, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो बहुत रोब रहता है इस गाड़ी का। तो मैं बहुत खुश हूँ इस गाड़ी को लेके, और छोटे-मोटे ग्लिचेस हर जगह आपको मिल जाएँगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे इस गाड़ी के साथ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।